कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो सरकारी नौकरी है, रास्ता आपको बनाना है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एसएससी योद्धा के बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका पेपर लगा हुआ है सीआरपीएफ ट्रेडमैन का। भैया, सीआरपीएफ ट्रेडमैन का लगा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मौके बार बार नहीं आते, और आपका जीएस जीके के जो टॉपिक है इसको मैं धुआं उड़ा दूंगा। यकीन मानिए, बचे 30 दिन बस आप मेरे को दे दीजिए। यकीन मानिए, अगर आपका कोई प्रश्न छूट जाएगा, इस चैनल का दावा और चैलेंज है दोस्तों, ठीक है। और आप सभी को बता दूं कि आपको जैसा कि पता है कि जीएस जीके में आपको हिस्ट्री से प्रश्न बनेंगे, जियोग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिक्स से, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर आने वाले हैं आपके पेपर में। तो दोस्तों, आप सभी को मैं एक दिमाग मेरे अंदर आया कि जिस प्रकार मैंने सीआरपीएफ एचसीएम में मेरे 3 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने सीआरपीएफ एचसीएम के पेपर को क्रैक कर दिया, तोड़ दिया था। मेरे को बहुत खुशी मिली। कितने कम सब्सक्राइबर हैं और इतना आप लोगों का प्यार है, आप लोग वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों, और जिन लोगों ने क्रैक किया था उन्होंने अपना व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो दोस्तों बहुत देर से खुशी मिली मेरे को। तो मैं चाहता हूं कि ट्रेडमैन में कम से कम जितने मेरे विद्यार्थी देख रहे हैं, कम से कम 60-70% विद्यार्थियों को पेपर निकलवाने की जिम्मेदारी तो ले सकता हूं, जो ईमानदारी से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम जितने भी वीडियो बनाते हैं पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से क्लास को लेते हैं, ठीक है। तो आप सभी को बता दूं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2-2.5 मिनट बस आप मेरे को पहले सुनिए, उसके बाद मैं क्लास को शुरू करूंगा। आज ये पार्ट 1 क्लास है। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी देख रहे हैं पूरी वीडियो को देखिएगा। सुनिए, आपसे हिस्ट्री से, जियोग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिक्स से, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेरी ये सोच है कि मैं आपको क्यों ना टॉपिक वाइज अभ्यास प्रश्न करवाया जाए। टॉपिक वाइज जब आप करेंगे ना, तो आपके दिमाग में एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे आप पेपर में जाएंगे और पेपर को क्रैक करके आएंगे। कि कहते नहीं कि ये जरूरी नहीं है कि आप पूरी प्रैक्टिस करके जाइए, पूरा प्रैक्टिस करके जाइए। प्रैक्टिस में नहीं रखा, कॉन्सेप्ट में सब कुछ रखा है। अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, मैं आज इतिहास से शुरू कर रहा हूं और आपकी करंट अफेयर सभी क्लास को तोड़ कर रख दूंगा। और आज ये इतिहास का वीडियो है, इतिहास से शुरू करेंगे। बाकी जितने भी दोस्तों प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक सीआरपीएफ ट्रेडमैन में, सीआरपीएफ एचसीएम में, भारत के इतिहास से किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। तो चलिए दोस्तों, समय को न देरी करते हुए आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। जो मेरे नए प्यारे विद्यार्थी आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप आज ये पार्ट 1 वीडियो है, इतिहास से शुरू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इतिहास में 3 वीडियो में खत्म करूंगा, 3 से 4 वीडियो में, जियोग्राफी भी 5 वीडियो में खत्म करूंगा, और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, करंट स्टैटिक जीके तक आपका 20 से 25 वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। बचे एक हफ्ते में हम पूरा प्रैक्टिस सेट को धुआं कर देंगे। यकीन मानिए, अगर मेरे तौर से आप चलेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस आप पूरी वीडियो को देखिएगा बड़े ध्यान पूर्वक, क्योंकि हर प्रश्न आपको जीत दिला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इतिहास का कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, किन संस्कृतियों को रखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाषाण। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। बिल्कुल धीमी गति से आप पूरे प्रश्नों को निचोड़ कर रख देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं भैया। अगला प्रश्न है कि मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी। जो मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, पशुचारण अवस्था ही मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये छोटे छोटे पॉइंट आप सभी के क्लियर हो रहे हैं। अगर आपको थोड़े से भी डाउट हो तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करने में मत परेशान होना, क्योंकि हम सभी डाउट के आपको क्लियर कर देंगे, आप सभी के डाउट को। अगला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल के, पहली बात तो ये जान लीजिए, मैंने बता नहीं कि इतिहास क्या है। अतीत का अध्ययन ही पुरानी बातों को बीत गया, उसका अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इतिहास दोस्तों, इतिहास क्या होता है। अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक कौन है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना गया है। ये 2 बातें आपको क्लियर हुई ना। अगला देखिए प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। जो प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार पत्थर के द्वारा बनाए जाते थे। बस आप टेंशन मत लीजिए, बस आप तैयारी को बनाकर रखिए
और पूरे चीज़ों को क्लियर करते हुए चलिए। आपके जीएस से लेकर हर चीज़ों को क्लियर कर देंगे। चैनल का नाम पहले से ही याद रखिए कि क्या प्रश्न आपका पूछा जाएगा कि नहीं। आपका हर प्रश्न पूछा जाएगा। जितने मैं वीडियो बना रहा हूँ, जितने प्रश्न बता रहा हूँ, ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। ये सभी चीजें कोई नहीं बताएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, कुत्ता को पालतू बनाया भैया। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। सर्वप्रथम मानव ने किसको भैया पाला? तो कुत्ते को पाला। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा। अगला 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कह रहा कि मानव ने आग का सर्वप्रथम किस युग में किया? आग का प्रयोग दोस्तों किस युग में किया? तो याद रखिएगा, जो आग होता है भैया, क्या भैया जो आग होता है इसका कब किया? नवपाषाण काल में। कब भैया? नवपाषाण काल में आग की सर्वप्रथम खोज हुई थी। आग की खोज जब पत्थर से पत्थर टकराए थे तो चिंगारियां निकली थी, जिससे पत्तियों में क्या हो गया था भैया? पत्तियां जलने लगी थी। यहीं से दोस्तों आग की खोज हो गई। वो पाषाण काल था, नवपाषाण काल। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब आपका 6वां नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 6वां नंबर का क्वेश्चन है कि मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? तो मानव ने कृषि जो कार्य है, जो खेती का काम है, ये किस युग से शुरू किया? तो याद रखिएगा, ये नवपाषाण काल से ही शुरू किया। जिस काल में भैया, जिस काल में खोज हुई थी किसकी? आग की, उसी काल में मानव को जो खेती का काम था वो आरंभ हो गया था। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? जो धातु होता है, सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो आज से याद रखिएगा कि तांबे का भी दोस्तों, तांबे की सबसे पहले प्रयोग किया गया। 8 नंबर का प्रश्न है, कह रहा कि मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? जो मानव थे उन्होंने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। जौ की खोज किसकी भैया? जौ की। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? तो जौ का। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, कह रहा कि नवपाषाण युग का मतलब काल होता है में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो दोस्तों आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, कोलडीहवा से। कोलडीहवा में भैया चावल जो होता है, चावल की खेती का साक्ष्य मिला कोलडीहवा से। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, ये कांस्य काल की सिंधु घाटी जो सभ्यता है, ये कांस्य काल की ही सभ्यता मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। कि आपको कोई प्रश्न में डाउट है? अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में करने में मत हिचकिचाइएगा, कमेंट बॉक्स कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, जो हड़प्पा की खुदाई है 1921 ईस्वी में की गई थी। हड़प्पा की खुदाई कब की गई थी? तो 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। और आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, हम आपको कॉन्सेप्ट वाइज एकदम क्लियर करेंगे। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके दोस्तों सभी को हम क्लियर करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अब अपने 12 नंबर के क्वेश्चन को। अब 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? किसके भैया? मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो को। किसको? मोहनजोदड़ो को। यकीन मानिए, जब आप लोग पेपर में बैठेंगे तो यही सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और आप भी सोचेंगे, अरे वाह क्या बात है, जो पढ़ा है वही आया है। बस विश्वास आपको रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो ने टीले को खोजने का श्रेय किसे है भैया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, राखल दास बनर्जी को है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा।
14 नंबर का प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर के प्रश्न की ओर। ये 15 नंबर का प्रश्न बड़ा अच्छा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, यानी कि जो मेल नहीं खाता हो उसे सुमेलित कहते हैं। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला लोथल और सतलज। ये क्या है? सुमेलित नहीं है। बाकी हड़प्पा रावी नदी ये बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी ये बिल्कुल सही है। कालीबंगा और घाघरा ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये छोटे छोटे वीडियो, छोटे छोटे पार्ट आपको कामयाबी दिला सकते हैं। तो पूरे वीडियो को बड़ी इंटरेस्टिंग से देखिएगा। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि ज़्यादा लोग देखें, हाँ बस ही मैं कहूँगा शेयर कर देंगे तो लोगों को भी आपको फायदा हो जाएगा। अगर आप किसी का भला चाहेंगे तो आपका भी भला होगा। तो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे वीडियो को लाखों लोग देखें, 2 लाख लोग देखें। हाँ, जितने लोग देखें उनको कोई भी दिक्कत ना हो। मेरा उद्देश्य यही है वीडियो बनाने का। सिंधु घाटी सभ्यता, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ मिला, कहाँ से प्राप्त हुआ? तो है, तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला लोथल। जो सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य है ये लोथल से मिला। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब आपका 17 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त लोहा का। ऑप्शन नंबर डी वाला लोहा का प्रयोग नहीं करते थे। किस धातु का? तो लोहे का प्रयोग नहीं करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 19 नंबर के प्रश्न की ओर। 19 नंबर का प्रश्न वैदिक सभ्यता से है। 18 नंबर के प्रश्न को मैंने पूरे प्राचीन इतिहास को, जो प्राचीन भैया जो सबसे प्राचीन चीजें थे उसको मैंने क्लियर किया। अब मैं आर्य सभ्यता पर कूद जाता हूँ। 19 नंबर का प्रश्न है कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? जो आर्य थे वो भारत में सबसे पहले कहाँ पर बसे? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। सप्त सिंधु प्रदेश में ही आर्य भारत में सबसे पहले बसे। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला इंद्र जी थे। ऋग्वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र जी थे। 21 नंबर का प्रश्न है कि ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सरस्वती नदी सबसे पवित्र मानी गई है ऋग्वेद में। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा वो लोग प्रकृति की पूजा यानी भगवान की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सेनानी का। भैया ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो याद रखिएगा दोस्तों शूद्र का मिलता है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, सी वाला नहीं होगा मेरे दोस्त, बी वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा शूद्र। अब आपका 24 नंबर का प्रश्न है, कह रहा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? जो गायत्री मंत्र पढ़ी नहीं जाती, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये किस वेद में? ऋग्वेद में है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा ऋग्वैदिक आर्यों की जो भाषा थी वो कौन सी थी? वो थी संस्कृत भाषा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अब अपने 27 नंबर के क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में
की गई है। तो दोस्तों आप सभी को बता दो इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद में किसकी भैया, वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों की गई है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, कह रहा है कि ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम से में किसका प्रयोग किया जाता था। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा गाय का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा सभा था। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ 29 नंबर तक के सारे प्रश्न आप सभी के डाउट को क्लियर करता है। अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। 30 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा ये जो वित्सता है, झेलम भैया ये बिल्कुल सही है। विपाशा ये व्यास बिल्कुल सही। परुषणी रावी बिल्कुल सही। परंतु कुंभा और सुवास्तु ये सुमेलित नहीं है। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। आपका 31 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था तो कौन था भैया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला प्रजापति। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता प्रजापति थे। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला लोहे की खोज की। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 33 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये कहाँ से, ऑप्शन नंबर बी वाला से हो जाएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 34 नंबर के प्रश्न, कहाँ से जैन धर्म बौद्ध धर्म व महाजनपद से शुरू होगा। उम्मीद करता हूं अभी तक के सारे प्रश्न सारे डाउट आप सभी के क्लियर हैं। अगर कोई दिक्कत है तो बार बार मैं कहूंगा क्योंकि नौकरी आपको लेनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला महावीर जी को माना जाता है। 35 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे तो कौन थे। याद रखिएगा दोस्तों महावीर जी थे। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है कि पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में त्रिरत्न हैं। तो जैन धर्म में त्रिरत्न है कौन कौन से भी। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, बिल्कुल तीनों यही तीनों त्रिरत्न हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा क्योंकि ये तीनों हैं। 38 नंबर का प्रश्न है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों महावीर का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ, सारनाथ उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वाला जैन धर्म। 40 नंबर का प्रश्न है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा पाटलिपुत्र में। कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते अपने 41 नंबर के क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है कि महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया। तो याद रखिएगा वो किस भाषा में उपदेश दिए थे। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा प्राकृतिक भाषा में ही महावीर ने उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। 42 नंबर का क्वेश्चन है तो लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 42 नंबर तक के क्वेश्चन को अगर आपको कोई डाउट लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला महाविनिष्कर्मण। ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो याद रखिएगा दोस्तों ये कहाँ पर, बोध गया हुई। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 45 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर के क्वेश्चन की ओर कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो याद रखिएगा दोस्तों उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध धम्म संघ, ये सभी बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा।
47 नंबर का प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो याद रखिएगा पाली भाषा में, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्धिक ग्रंथ से जानकारी मिलती है, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, अंगुत्र निकाय से मिलती है। 49 नंबर का प्रश्न है आज का, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर भी डी नंबर हो जाएगा, कौशल मथुरा जो राजधानी है बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को 49 नंबर तक के पूरे प्रश्न क्लियर हो गए। हम अगली वीडियो में मगध साम्राज्य से करेंगे। 50 नंबर तक 50 क्वेश्चन का टारगेट दिए थे। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है, तो याद रखिएगा अजात शत्रु को कहा जाता है, परंतु कल मैं यहीं से शुरुआत करूंगा। उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साझा जरूर करिएगा, क्योंकि हमारे उन भाई बहन तक ये वीडियो पहुंच सके जिनके पास आज कोचिंग जाने तक की फीस नहीं है और कहीं वो बाहर भी बैठकर वीडियो देख रहे हैं, जैसे कोई कहीं कमाने गए हैं, तो उनका भी सिलेक्शन हो सके, मेरा उद्देश्य ये है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं आप लोगों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।